नमस्कार, एनडीटीवी इलेक्शन कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हमारी इस विशेष चर्चा में हमारे साथ हैं सुमित अवस्थी सर, पंकज झा सर, मैघ मिश्रा सर, बाबा और विचित्र सर। कल हमने बात की महाराष्ट्र के महासस्पेंस की, और वो सस्पेंस है कि गहराता ही जा रहा है। उसके लिए शायद हमें 4 नवंबर की तारीख, यानी कि जो नॉमिनेशन विड्रॉल का डेट है, लास्ट डेट है, तब तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर महाविकास आघाड़ी के 2 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं। ऐसा ही हाल महायुति का है। तो कल हमने जो बागी फैक्टर पर बहुत विस्तार से चर्चा की। ऐसी बहुत सारी चर्चित सीटें हैं जहां पर दोनों ही गठबंधन के बागी खड़े हुए हैं। अब ये 4 तारीख को क्लैरिटी होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने, मान लीजिए कि एक पार्टी का नाम लेकर के उम्मीदवारी की है, वो घोषित उम्मीदवार है या नहीं है, इसको लेकर के भी पार्टियां अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ सीटों की बात करें, कल हमने बात की कि मनसे के प्रत्याशी राज ठाकरे के बेटे जो माहिम से लड़ रहे हैं, अमित ठाकरे साहब, तो उनको बीजेपी के सपोर्ट की बात थी। लेकिन अभी हमने देखा कि जो सिटिंग एमएलए हैं शिवसेना के, सदा सरवांकर, वो भी वहां से शिवसेना के बतौर उम्मीदवार हैं। तो क्या 4 तारीख तक वो अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे या क्या स्थिति होगी? ऐसी एक सीट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है, बाबा उस पर विस्तार से बताएंगे। मानखुर्द शिवाजी नगर है, जहां पर समाजवादी पार्टी से अबू आजमी साहब उम्मीदवार हैं। कल टॉक ऑफ द टाउन, और आज अभी बाबा ने इंटरव्यू किया नवाब मलिक, क्या क्या हेडलाइंस रही, अभी हम वो उस पर पूरा विश्लेषण करेंगे। नवाब मलिक जो है एनसीपी से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा वहाँ पे शिवसेना शिंदे गुट ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया, और वहाँ कांग्रेस का भी एक उम्मीदवार का भी एफिडेविट वहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो ये सब क्या होगा, इस पे क्या स्पष्ट होगा, और ये बागी कैसे इस पूरे चुनाव को प्रभावित करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आप जो ये कह रहे हैं ना, झारखंड में कई सीटों पे दोस्ताना फाइट हो रही है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जरूरी नहीं कि सब जगह से जो पार्टियां हैं जिन्होंने कैंडिडेट दिया है, कुछ जगहों पे महाराष्ट्र में जो झारखंड में हुआ है पुनर्मुस्को भवा टाइप वो। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है एमबीए ने, दूसरा चीज बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि एनसीपी के उम्मीदवार है कि कौन एनसीपी एनसीपी अजीत पवार, मैं जो वो साफ कर नवाब देता हूं। मलिक है, एनसीपी अजीत पवार के मैं उम्मीदवार। वो क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्लियर ये है कि एनसीपी कहेंगे तो चुनाव आयोग के मुताबिक अजीत पवार वाली अजीत पार्टी। पवार, और शिवसेना कहेंगे तो एकनाथ शिंदे वाली पार्टी। ये उद्धव मैं कुछ बातें क्लियर साफ साफ कर देता हूँ। जो बात पंकज जी ने कही कि फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तो आज जो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुंबई में, तो उन्होंने कहा कि हमारा महाराष्ट्र में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगा। आप बागी की बात कर रहे थे, अभी बागी वाली स्टेज नहीं आई है, समझ गए? अभी स्टेज वो है, स्टेज 1 है। अभी स्टेज 1 ये है कि अभी अलायंस पार्टनर जो है, वो जो लिस्ट मैंने आज सुबह आके बनाई है, तो यदि हम महायुति की बात करें तो उनकी 8 सीट की मेरे पास लिस्ट है, और एमबीए की 8 सीट की मेरे पास लिस्ट है। दोनों के बराबर है, जहाँ पे अलायंस पार्टनर कलेश जो है, वो एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। ये बागी वाली स्थिति। बागी तो बाबा तब या होगा, आधिकारिक बागी है। हाँ, ये आधिकारिक बागी है। बागी तो तब होगा जब इनका सिंबल इनको नहीं दिया, इनको कहा जाएगा आप वापस ले लीजिए और ये नहीं हटेंगे, तब बागी कहलाएंगे। अब जैसे आपने यदि हम महायुति की बात करें, मानखुर्द शिवाजी नगर, नवाब मलिक के खिलाफ शिंदे सेना ने सुरेश पाटिल को दे दिया है। पुरंदर है, संभाजी झेंडे वहाँ से एनसीपी के हैं, अजीत पवार के, विजय शिवात्रे वहाँ दे दिया। मोर्शी एक सीट है, वहाँ बीजेपी वर्सेस अजीत पवार एनसीपी है। डिंडोरी में फिर एनसीपी अजीत पवार वर्सेस शिंदे सेना है। अष्टी एक सीट है, वहाँ पर फिर एनसीपी और बीजेपी है। इसी तरह और भी सीट है। अनुशक्ति नगर, सना मलिक के खिलाफ भी शिंदे सेना का एक कैंडिडेट है वहाँ पे। उसी तरह यदि आप एमबीए में देखें तो ये इसमें भी है परांडा, पंढरपुर, दिग्रज, धारावी, मनखुर्द, सोलापुर, मीरज और संगोला। मानखुर्द इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पे एसपी का अबू आजमी है, और यूबीटी ने राजेंद्र बागमेरे को टिकट दे दिया है। ये 3 तरफा मुकाबले में अबू आदमी यहाँ फंसे हुए हैं। तो ये स्थिति ये है कि अभी तक, क्योंकि इतनी पार्टियां हैं, आपस में अभी तक जो है तालमेल बैठा नहीं है, उनके अपने अपने दावे हैं। ये तो मैंने 8 सीट ढूंढ के निकाले, अभी और भी होंगे, और भी होंगे। उसमें ये चीज है ना कि पार्टियां पिछली बार की तुलना में, पिछली बार तो 4 पार्टियां थी। एक तरफ शिवसेना और बीजेपी थी, दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी, ये भी अलग अलग थे। कांग्रेस और एनसीपी अलग, पिछले चुनाव में साथ मिलकर लड़े थे। 14 14 के चुनाव में चारों अलग अलग लड़े थे। हाँ ठीक है, दोनों मिल। लेकिन अब इस बार तो पार्टियां तो 6 हो गई जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, और सीट तो 288 ही है। तो महत्वाकांक्षाएं टकराएंगी, वो महत्वाकांक्षाएं टकरा रही हैं। इस चक्कर में कुछ चिंगारी निकल रही है। पार्टी 6 ही है, लेकिन एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अभी कैलकुलेट किए, करीब 8000 कैंडिडेट हैं, 28 कैंडिडेट पर कंस्टिट्यूंसी।
अब 6 पार्टी मान लीजिए कि सारे सीट पे 6 वो पार्टी लड़ रही है, ये 22 और कौन है? अब रेबेल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, क्या है? 22 में कुछ तो जैसे कि खबर आई थी इसमें ये होता है कुछ लोग शायद दो कुछ निर्दलीय से भी कर दिया, नॉमिनेट किसी तीसरी पार्टी से कर दिया, तो वो अभी हाँ, ठीक तो है, वो चार सारी चीजें जब होंगी, 4 प्लस- तारीख जो विड्रॉल का लास्ट डेट है मैंने उसके नवाब बाद मलिक ही को चीज पूछा। हाँ बाबा उस कि पे आप मैंने नवाब मलिक को पहला ही सवाल ये पूछा कि जब आप नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो पहले खबर आई कि आप निर्दलीय करेंगे, फिर आपको आया कि एनसीपी, तो उन्होंने बोला कि 4 सेट करते हैं, तो हमने एक निर्दलीय वाला सेट किया हुआ था क्योंकि सिंबल मेरे पास था नहीं। अब 2:45 या 50 मिनट पर उनके पास सिंबल आया, एक आदमी दौड़ते हुए आके बोला ये लीजिए बी फॉर्म आपका, तब हुआ। इसी चक्कर में एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन छूट गया है वहां पर नागपुर में। लेकिन वो कहा जा रहा है जो मैं नसीम अहमद कि वो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी थी कि अब हम चुनाव तो जीत नहीं पाएंगे, तो इसी बहाने कांग्रेस को हम प्रसन्न कर दें। वो कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने उनका प्रकाश आम्बेडकर वाली पार्टी से टिकट लिया और इतने करामाती तरीके से वहां पहुंचे कि बस 2 मिनट से लेट हुए और फिर उनका पर्चा नहीं दाखिल हो पाया। इधर आएगा एक मिनट लोग बात हम लोग कर रहे हैं, जानकारी हम लोग दे रहे हैं, माइक लेकर के हम लोग घर थोड़े न जा रहे हैं। अरे ये सुमित सर लीजिए आप बोलिए ये आप नहीं मेरे आपका मन कर रहा है। अच्छा बाबा, आप जो अभी बहुत सारा आंकड़ा उकड़ा देख के रहते, आपके पास एक डायरी भी है जिसकी बड़ी चर्चा होती रहती है न्यूज में। अब मुझे एक चीज समझाइए, समझ आई कि मैं ना समझ हूँ। समाजवादी पार्टी ने 7 उम्मीदवार दिए, 2 इसकी सीटिंग है, मानखुद शिवाजी नगर और एक भिवंडी ईस्ट है जिसके रईस शेख हैं, और 2 इसको मिलेगा, ये बात ऑलरेडी तय हो चुकी थी। शरद पवार से भेंट हुई, नाना पटोले से भी अबू आसिम आजमी की भेंट हुई, एक को इन्होंने घुसा दिया स्वरा भास्कर के पति को, फहद को, एनसीपी उधर से, और पवार साहब से। नगर से टिकट मिल गया। अब जो 7 तो इन्हीं के फंस रहे हैं, तो 8 का मामला कैसे हो रहा होगा? आपने कहा 8 पे गठबंधन में गांठ है। नहीं ये तो लेट एंट्री वाला है ना, ये लेट एंट्री है। समाजवादी पार्टी को हल्का फुल्का गिना जा रहा है। नहीं समाजवादी पार्टी लेट एंट्री भाई है। साहब, मैं तीसरी महाराष्ट्र नंबर की की पार्टियों की पार्टी- बात कर रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। हाँ। मैं महाराष्ट्र की पार्टियों तो ये की पूरा बात कर रहा हूँ। समझाइएगा ना, हाँ, नहीं, बताइए, मैं दर्शक कंफ्यूज हो जाएगा। महाराष्ट्र में जो एमवीए है उसकी बात कर रहा हूँ, मतलब आप जो MVA पहले से से सपा को बाहर रख नहीं, रहे हैं। अभी तक हम उसको आप मुझे मालूम है दर्शक जो है यूपी से हैं, आपका पंकज झा बैठेगा, अनुराग भदौरिया बैठेगा। नहीं कलर तो उधर है, बाबा के पास आपने है हरा। गलती कर दी, आपको सही बात है, सामने थे। तो जिस तरह चरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि उनको आगरा के बाद देश नहीं दिखता था, तो इनको समाजवादी पार्टी से बाहर राजनीतिक दल कोई दिखता नहीं। लखनऊ छोड़े हुए इनको बहुत साल हो गया है, लेकिन अभी भी लखनऊ में ही गलत बैठे पूछा हुए हैं। बाबा, बताइए सर, नहीं, सवाल आपका सही है, बाल की खाल निकाल रहे हैं आप लोग। आपका सवाल सही है, उस पर भी बात की जा रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कांग्रेस के, उसमें कहा गया है, बातचीत चल रही है, वो जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो विड्रॉ करेंगे। अभी तो अबू आजमी की अपनी सीट फंस गई है, बेचारे नवाब मलिक ने फंसा दी है वो सीट। लीजिए सुमित जी, अब आगे क्या बताना ये नहीं सुमित सर, इसमें ये है कि जो अब जैसे बाबा बताए वो निर्दलीय कर रहे थे, बट 2:30 बजे के बाद उनके पास सिंबल आया तो एनसीपी वाला भी उन्होंने किया। अब उसको लेके किरीट सोमैया साहब ने तो आतंकवादी उनको बोल दिया, दाऊद का एजेंट बोल दिया, और अजीत पवार के ऊपर भी सवाल उठा दिए कि अजीत पवार ने ये ठीक नहीं किया, ये देश के साथ ठीक नहीं है। तो उसको उन्होंने एक अलग लेवल पे ले गए किरीट सोमैया, बीजेपी के नेता, पूर्व सांसद। किरीट सोमैया ले गए, कल आशीष शेलार ले गए। आशीष शेलार का कल ही बयान है, आशीष शेलार खुद चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ रहे हैं और मुंबई के अध्यक्ष मुंबई भी हैं। बीजेपी के अध्यक्ष हैं। एक चीज और जोड़ूंगा, जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन्होंने भी आज एक इंटरव्यू में कहा है कि हम नवाब मलिक के लिए प्रचार करने नहीं जाएंगे। तो ये तो लड़ाई खुलकर है, नवाब मलिक वर्सेस बीजेपी। day one से है। वो हम लोग शुरू से कल बात कर रहे थे कि 2.5-3 साल पहले जब नवाब मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब आर्यन खान वाला मामला आया था, समीर वानखेड़े वाला मामला जो था, उसमें नवाब मलिक ने एक लाइन ले ली थी कि बीजेपी के नेताओं के इशारे पर ये हो रहा है और बीजेपी के नेता उसमें शामिल हैं। और लगातार होती प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बार देवेंद्र फडणवीस साहब के भाई का नाम लेते लेते बचे, वो ऑलमोस्ट इशारा किया कि जो कुछ बॉम्बे में हो रहा है उनके इशारे पर हो रहा है। अब किस्मत की वो देखिए, जैसे हम कल बात कर रहे थे, आप पलट के दोनों दोस्त हो गए, मतलब एक ही पाले में आ गए, दोस्त तो नहीं हो गए, एक ही पाले में आ गए। तो अब क्या होगा? तो यही होगा बीजेपी को। ये सबसे बड़ा, जब हमने कल बात की ना, कहानी वहीं छुपी हुई है। 23 नवंबर को मेजॉरिटी एक भी धड़े की आती है कि नहीं आती है, और अगर नहीं आती है, और अगर अजीत पवार जो कि कितनी 50-60 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ रही है, एनसीपी, चुनाव आयोग की एनसीपी, तो उनको कितने विधायक जीत कर आते हैं? क्योंकि वो
उनके पास चाबी होने वाली है, ये लगता है, अगर वो पाला बदल लिए। क्योंकि अगर ये कल मैं बड़ी जानकारी से बोल रहा हूँ, बाबा ने कहा ना कि 2:45 बजे उनके पास फॉर्म भी पहुंचा, बात बिल्कुल ठीक है, पर वो स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, वो प्लानिंग का हिस्सा था। बीजेपी को कंफ्यूज करने को था कि नवाब मलिक हम चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। बीजेपी, और ये बात भी इसीलिए नवाब मलिक सना मलिक को लेके एक दिन पहले अपनी बिटिया को पर्चा भरते हैं, ताकि ये इंप्रेशन चला जाए कि हाँ मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी बेटी चुनाव लड़ रही है, मैं इस बार हट रहा हूँ। ये पूरा इमेज बनाई गई कि नवाब मलिक मैदान में नहीं आएंगे। लेकिन अजीत पवार और नवाब मलिक जानते थे कि ये चुनाव लड़ेंगे और चुनाव ऑफिशियली लड़ेंगे। बीजेपी को स्कोप ही नहीं मिला डंडा करने का कि आप नवाब मलिक को कैसे लड़ा दिया। तो ये जो इतनी बड़ी दरार पैदा हो गई है महायुति के बीच में नवाब मलिक की वजह से, अजीत पवार बनाम देवेंद्र फडणवीस, ये बहुत क्रिटिकल हो जाएगा 23 नवंबर के लेकिन बाद। सर इसमें एक चीज ये बताइए कि नवाब मैं इसका जवाब देता हूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप अजीत पवार के पास क्यों गए, मतलब आप 2-2 सीट से आपको क्या है ऐसा, और आप इसलिए गए कि आप तो जेल में थे, आप महायुति में गए तभी तो आपको बेल मिली ने। उन्होंने कहा कि आप जो भी कह लीजिए मुझे, मैं अजीत पवार का साथ नहीं छोड़ूंगा, और आपको बोल देता हूँ अजीत पवार के बिना सरकार नहीं बन सकती। मैंने बोला क्या दोनों पवार इकट्ठा हो सकते हैं, अजीत पवार इधर भी आ सकते हैं क्या एमपीए में? उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, वो नायडू की तरह उनकी एक भूमिका हो सकती है। मैंने बोला नायडू की तरह मतलब समझाइए। बोला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। मैंने बोला कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, आपने इतने साल सरकार चला ली वहाँ पे, अभी है नहीं क्या? बोला नहीं, वहाँ पे जो है वो अल्पसंख्यकों की हालत ठीक नहीं है वहाँ पे। फिर मैंने बोला कि आप कहना क्या चाहते हैं कि आप तो पवार साहब को भी जीवन भर तो आप उन्हीं के साथ रहे, अब आप इनके साथ हैं, आप बोलते हैं आप अजीत पवार को नहीं छोड़ेंगे, तो क्या आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने एक कहावत कहा, बोला कि आप तो बिहार से हैं, आपके यहाँ कहावत है कि पानी पे डंडा मारने से पानी नहीं बढ़ता है। एक चीज बस कल आप इसमें मैं लोग जोड़ूं, बहुत जो सर ने सुनाते हैं, नहीं इसके बाद क्या करते हैं? चरण सिंह के पास लेके चले जाइए। नहीं चरण सिंह के पास चंद्रशेखर। नहीं, हाँ चरण सिंह के पास नहीं ले जाऊंगा आपको। जो ये हैं नवाब मलिक मूलतः मोहरा हैं, जो विरोध का भी मोहरा हैं, विरोध का भी महायुद्ध में मुझे लगता है कि असली चेहरा अजीत पवार हैं। अजीत पवार से बीजेपी कोई खुश नहीं है। आप याद करिए कि लोकसभा चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर में आरएसएस के एक नेता ने, आरएसएस के एक विचारक ने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये कहा था कि बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अजीत पवार से गठबंधन किया, और अजीत पवार की छवि खराब थी, अजीत पवार पर घोटालों के आरोप लगे थे, अजीत पवार का उस तरह से जनाधार, वो पूरी एक आप कहीं मिल जाए। और इस पर सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने अजीत पवार का बचाव नहीं किया था। आप अजीत पवार इधर हैं, बीजेपी ये बात जो होती है कि भाई कब कितनी सीटों का कम बेसी पड़ जाए, इसलिए अजीत पवार को जोड़े रखना ये है। लेकिन अजीत पवार बीजेपी के लिए कोई कंफर्टेबल अलायंस नहीं है, और इसीलिए जो बीजेपी चूंकि अजीत पवार पर डायरेक्ट तो वार नहीं कर सकती, नहीं तो कोई नवाब मलिक आज तो अजीत पवार के साथ नहीं गए, जिस दिन अजीत पवार गए उसी दिन वो गए, इतने दिन से तो वो साथ में थे। तो आज ये इसीलिए वो हो रहा है कि वो एक दोनों के बीच टसल है। आपसे एक सवाल है बाबा, ये कोई अंदर का खेल तो नहीं है? मतलब मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा खेल अंदरूनी कुछ है, मामला अंदर से आप देखिए मजबूरी किसकी है? स्ट्रेटजिक मामला लग रहा है मुझे। जो विचित्र जी ने कहा सही बात है, ऑर्गेनाइजर में और इसमें लिखा गया, लेकिन बीजेपी को सरकार बनानी थी ना, शिंदे सेना से बात नहीं बन रही थी, तो एक और डिफेक्शन कराया गया। आप क्रोनोलॉजी तो समझिए जरा, बातों तो समझिए। ये वो तो कहते हैं शिंदे को बैलेंस करने के लिए किया था, शिंदे को बैलेंस करने के लिए किया गया। नहीं सर, शिंदे के साथ नंबर थे पूरे, बीजेपी के पास 105 थी सर। देखिए बीजेपी के पास 105, शिंदे के पास 40+, और इनको चाहिए था 144, और चूंकि दिल्ली में इनकी सरकार थी तो 144 क्या 140 भी इनके लिए कंफर्टेबल ही हो सकता था, वो भी था। तो इनको उसकी दिक्कत नहीं थी, इनको ये था कि शरद पवार को और महागठबंधन को ये करना था कि इसमें कुछ दम हम नहीं छोड़ेंगे, ये एक बड़ी चीज थी इसकी। कल प्रफुल्ल पटेल के एक सहयोगी मिल गए थे दिल्ली में एक जगह, तो जो आप चर्चा करें उसे थोड़ा सा आगे जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने एक जगह प्रधानमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी की थी चुनाव के समय में, उसके बाद से ये फैसला हो गया था कि इसको तोड़ना है पार्टी को। आप जो कह रहे हैं मैं उसी में थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ, प्रफुल्ल पटेल के सालों से करीबी रहे हैं, आप लोग भी बाबा जानते हैं, नाम बताने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि ये बात खटक गई थी और इसीलिए मेजोरिटी मतलब नंबर होते हुए हुआ कि नहीं इनको तोड़ना है, अलग करना है।
हमको बोलना है, आप आप कुछ बोल- भी सवाल पूछेगा, हमको जो बोलना है वही बोले। नहीं आज नहीं मयंक सर आज थोड़ा इशारा करेंगे कि चुनाव किधर जाता हुआ दिख रहा है, कुछ आंकड़ों का इन्होंने नहीं, कुछ वो विश्लेषण इशारा नहीं किया है, करेंगे, लेकिन कुछ लेकिन उसमें हम एक आपको वो कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी जो है, जो बात हम लोग ओबीसी मराठा वोट की बात कर रहे थे, जो चंद्रशेखर बावनकुले जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, ओबीसी समाज से ही आते हैं, उनको टिकट दिया इस बार, पिछली बार टिकट नहीं दिया था, तो कोर्स करेक्शन वाली बात हम लोग पहले भी करते रहे। फिर विनोद तावड़े का भी आप देखें पिछले कुछ समय से जो कद बढ़ाया जा रहा है, इवन बातचीत तो है कि कद बढ़ा के हमारा उनको- उनको राज्यसभा का सांसद अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अरे भाई, आप कह रहे हैं कद बढ़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो 20 नाम की चर्चा हो रही है। आप जो कह रहे हैं कद बढ़ाने की, बेचारे राज्यसभा का सांसद बनने को प्राण दिए हुए थे, राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, आप कह रहे हैं कौन सा कद बढ़ तो रहा है? बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी उनको बनाया गया, ठीक है, ओबीसी मोर्चा के भी वो प्रभारी हैं। हरीश द्विवेदी जी है ना, बस्ती से सांसद के चुनाव हार गए ना, असम के प्रभारी बन गए हैं। नहीं पैमाना नहीं मानेंगे हम। नहीं, देखिए राष्ट्रीय मीडिया में भी पार्टी में उनका कद बढ़ा है, आप ऐसा बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। और उनका नाम बात ये हो रही है कि बीजेपी का अगला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो ओबीसी कम्युनिटी से हो सकता है, उसमें विनोद तावड़े का भी नाम चल रहा है जोर शोर से। ओबीसी कम्युनिटी से तो आते हैं ना विनोद तावड़े साहब। मराठा अपने आप को एक अलग मानते हैं वहाँ की राजनीति के संदर्भ में। वो जो आप बोल रहे हैं ना, 20 साल पहले जब हम लोग 20-25 साल पहले पत्रकारिता में, पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जब थे, तो उस समय होता था कि बहुत दिन से महीनों से अगर फ्रंट पेज में खबर नहीं छपी तो एक दे दो, कैबिनेट एक्सपेंशन लाइकली है और ये नाम आएंगे और ये ड्रॉप होंगे। आजकल ये हो गया है पिछले 2-3 महीने से कि बीजेपी का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। दूसरी तरफ फ्रंट पेज पे खबर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को खुजली होती है ना कि बहुत सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हाँ, गए। सबको अब कभी आता है कि महिला होगी, कभी आता है ओबीसी, कभी होता है कि साउथ इंडिया से होगा। एक खबर कर दो ताकि फ्रंट पेज पे आ जाओ, बहुत दिन हो गया अब, तो वो उसी तरह की बात है। लेकिन हम दूसरा चीज कहना चाह रहे थे थोड़ा सा। हाँ, लोकसभा इलेक्शन कमीशन ने असेंबली वाइज ब्रेकअप जो है लोकसभा रिजल्ट का बहुत लेट से इस बार निकाला, तो हम उसको उस समय नहीं देख पाए थे। आज लेकिन देखे तो अब लग रहा है कि रियल विनर जो थी लोकसभा 5 महीने पहले के चुनाव में, वो शिवसेना थी, अनडिवाइडेड शिवसेना। दोनों को अगर जोड़ दे, दोनों फैक्शन को, तो 97 सीट्स होता है, जो कि बहुत बड़ा गेन है शिवसेना के लिए। अब ये बड़ा मिस्ट्री है मेरे लिए। शिंदे 97 असेंबली सेगमेंट उद्धव और शिंदे गुट मिला के लीड कर रहा था, शिंदे सेना और उद्धव सेना को अगर मिला दे तो। अब ये शिवसेना के लिए, अनडिवाइडेड शिवसेना के लिए बहुत बड़ा जंप है। तो मेरे लिए है उद्धव की शिवसेना को जो असेंबली सेगमेंट में लीड मिला था, वो एग्जैक्टली उतना ही था, ऑलमोस्ट उतना ही था जितना कि लोकसभा में मिला, पिछले विधानसभा में उनको मिला था। तो हाँ उतना ही, तीसरे से थोड़ा सा कम, 57 में। अब इसका मतलब है कि अगर इसको एज्यूम कर लें कि शिवसेना के जितने वोटर थे उन्होंने उद्धव सेना को वोट किया, तो फिर ये शिंदे सेना को जो वोट मिला वो किसका वोट था? एक ये है। दूसरा चीज कि शरद पवार का कि एनसीपी का जो आंकड़ा था असेंबली सेगमेंट वाइज लीड में, एग्जैक्टली उतना ही था जितना कि उनको विधानसभा में मिला था। तो 54-55 से थोड़ा सा कम, 34 था, 22 का लीड था, और 34 में और 6 जोड़ दीजिए एनसीपी का, ये अजीत पवार का, तो दोनों मिला के 40 हो गया। डेटा निकाल रहे हैं आप। हाँ, तो ये शिवसेना वाला हमको मिस्ट्री लगता है कि शिंदे सेना को आखिर किसने वोट किया। अगर कम हुआ होगा ना, कहीं कम हुआ है, कम कौन हुआ? बीजेपी का कम हुआ है, कांग्रेस का गेन हुआ। हाँ, बीजेपी बहुत ज्यादा आपके पास तो जवाब है? नहीं तो हाँ हमको, माइक भी आप ही के पास। हाँ तो हमको लगता है क्या कि शायद शिवसेना का वोट उद्धव सेना को मिला, और शायद बीजेपी का वोट ट्रांसफर शिंदे सेना में हुआ, जो एनसीपी अजीत पवार के लिए, जैसे कि हम लोग अभी से पहले चर्चा कर रहे थे कि एनसीपी के खिलाफ, अजीत पवार फैक्शन के खिलाफ, अजीत पवार के को शामिल करने के बाद बीजेपी के कोर सपोर्टर बहुत नाराज थे, और वो बीजेपी उनको वो ट्रांसफर नहीं कर पाई, इसके लिए उनको नुकसान हुआ, और वो अभी भी होगा। तो एक तो मतलब ये मेरा है क्या कि ये लास्ट वाला इक्वेशन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये कैसे पैन आउट करेगा, हमको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही होगा कि शिवसेना टूटी नहीं है।
अगर लोगों के परसेप्शन के हिसाब से देखें, वोट को अगर हम ट्रांसलेट करें नंबर ऑफ सीट्स में, तो शिवसेना तो आपका टूटने के कहना है कि लोकसभा में भी जो बीजेपी के लोकसभा सीट कम हुए, उसमें हमको शिंदे सेना के लोकसभा वाला ऐड कर देना। ऐड करना चाहिए था। हाँ, एक चीज और क्योंकि सवाल है वो इसमें, आप जो बोल रहे हैं कि क्या शिवसेना, क्या बीजेपी का वोट शिंदे को गया, लेकिन शिंदे का वोट क्या बीजेपी को नहीं गया? शिंदे मेरे हिसाब से अगर उसको उस रिजल्ट को अगर ठीक से पढ़े हैं नंबर वाइज, तो शिंदे सेना को बीजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ। ये जो क्लेम करते थे कि मेरे पास भी शिवसेना का कैडर वोट है, वो शायद वो ट्रांसफर नहीं कर पाए बीजेपी को, इसीलिए बीजेपी को नुकसान हुआ, शिंदे को फायदा हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान में ओवरऑल बीजेपी बीजेपी है। लेकिन ये सर, ये कैसे हो गया कि बीजेपी का वोट ट्रांसफर हो गया और शिंदे सेना को तो ज्यादा फायदा हो गया, बीजेपी को खुद को फायदा नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे हो डायरेक्ट गया ना, फाइट जब में समझा तो रहे हैं, आप शायद सुन नहीं पाए, उन्होंने कहा अभिभाषक जी ने बड़ा क्लियरली कि शिंदे सेना का वोट बीजेपी को नहीं मिला। जो बीजेपी फॉर एग्जांपल 200 कितनी 48 सीटों पे लड़े, 48 पे लड़े, बीजेपी लड़ी होगी 20 22 25 सीटों पे, मुझे याद 28 सीट पे 28 लड़ी, 9 जीती, 28 पे लड़ी। और वो कितने पे लड़े थे? वो 15 पे लड़े थे। अपना फोन शिंदे 15 पे लड़े थे। शिंदे पे लड़ा, तो शिंदे जहां जहां शिंदे लड़ा वहां बीजेपी नहीं लड़ी। नहीं, उन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, बीजेपी के लोग होंगे, तो वहां उनको बीजेपी ने उनको वोट कर दिया ऑप्शन के तौर पर। लेकिन जहां पर शिवसेना शिंदे लड़ी होगी, वहां पर असली शिवसेना लड़ रही होगी उन सीटों पे, तो वहां पर बीजेपी का जो वोटर है, जो मूलतः एक स्वभाव का वोटर होता है कि उग्र हिंदूवाद की बात करने वाला, वो बजाय इसके साथ जाने के बीजेपी के, वो वहां चला गया होगा। क्योंकि इस बात, हाँ, शिंदे से उद्धव ठाकरे के साथ, क्योंकि एक तो उद्धव के पास सिंपैथी थी ना। मतलब शिंदे ने अपना भी वोट लिया जो मिला उसको, और बीजेपी का भी वोट मिल गया। हाँ, वो बेचारे हाँ, अपने वोट के साथ ही रह गए। बीजेपी को मतलब ये जो पूरा खेल हुआ तोड़ा फोड़ी वाला, इससे बीजेपी के परसेप्शन पे नुकसान हुआ। ये माइक ले। एक बात माइक जी को बता दें, लोकसभा का चुनाव होता है और विधानसभा का चुनाव होता है, हमेशा डिस्क्लेमर लगाइए। आप जो ये बता रहे हैं ना, हाँ, डिस्क्लेमर दोनों लगा- बिल्कुल अलग अलग होता है। एक चीज ये लग रहा है इसमें, 5 महीना पहले हुआ था, ठीक 5 महीना, मतलब कम 5 महीना बहुत कम टाइम होता है। दूसरा चीज एक सर, सेम डे चुनाव होता रहा है उड़ीसा में, विधानसभा लोकसभा चुनाव के दोनों के नतीजे अलग अलग होते हैं। ये वोटर हाँ नहीं, ये भी होता है नहीं ये भी अभी तक। नहीं, कैसे नहीं डाला हुआ? बीजेपी दोनों में जीती इससे पिछले वाले में लोकसभा में बीजेपी की अच्छी सीटें आई थी, सरकार नहीं बनी थी। तो हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। है। एक चीज और भी है इसका, दूसरा चीज हमको बताना था, हाँ, बताइए। कि एग्जैक्टली हरियाणा का प्लेबुक बीजेपी इस बार, अभी भास्कर में पढ़े हम, एग्जैक्टली हरियाणा का प्लेबुक बीजेपी महाराष्ट्र में अपना रही है। नहीं, सेंट्रल लीडरशिप का जो रैली, नंबर ऑफ रैली है बहुत कम है। मोदी जी का उसी में दिया हुआ है कि 8 रैली है, अमित शाह की 20 रैली है, और 50 रैली देवेंद्र फडणवीस करेंगे। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी भी 50-60 रैली होगी। तो लोकल लीडरशिप को प्रिफर किया जाएगा इस बार, जैसा एग्जैक्टली हरियाणा में किया गया वैसा ही वहाँ भी किया जाएगा। तो एक सवाल सर था कि क्या मराठा वोट जो है वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है? असल सवाल ये है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ तो मराठा वोट ही ना, हिंदुत्व का है प्लस मराठा वोट, वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है। मराठा की नाराजगी है क्या बीजेपी से? नहीं, एक बात तो ये तय है ना सर कि वोट उसके साथ वोट तो नहीं जा रहा ना कुछ, तभी तो उसको नुकसान हो रहा है ना। सबसे नुकसान वाली पार्टी आज के दिन तो बीजेपी है ना सर। महाराष्ट्र में आज के दिन जो सबसे नुकसान वाली पार्टी है वो बीजेपी है। तो सेना वाले तो जो पुराने कैडर वाले वो उद्धव को वोट कर दे रहे हैं, बीजेपी वाले शिंदे को वोट कर रहे हैं, शिंदे वाले बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं। तो अजीत पवार भी हैं। हाँ, अजीत पवार भी है। हाँ, लेकिन मराठा में शरद पवार, मराठा भी अपना ऑप्शन ढूंढ रहा होगा, तो उधर उसने लगता है कि शिंदे की तरफ गया, इधर अजीत शरद पवार की तरफ चला गया। ये एक सामान्य जेनरिक है, जनरलाइजेशन है ये। देखिए, मुझे लगता है अगर आंकड़ों की बात जैसे मयंक सर कह रहे थे, तो लोकसभा में जैसे अजीत पवार गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। विधानसभा के आधार पर देखें तो मात्र 6 सीटों पर उनको लीड थी मात्र, और वोट परसेंट उनको 3.6 था। तो अब और एक तो मुझे लगता है वो अजीत पवार का परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा मुझे लगता है कि उस हिसाब से कांग्रेस, बीजेपी जो है -23 में है आज के दिन। हाँ, तो बीजेपी 79 सीट जीती थी, 79 ही जीत रही है। अब हाँ, वही सवाल है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस ने जो, मैं कांग्रेस को भी दूसरा फैक्टर
यूपी में तो एनसीपी पे हमें नजर, अजीत पवार गुट पे नजर रखेंगे, और यहाँ पर हम रखेंगे नजर कांग्रेस पे कि कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। क्या विधानसभा में कांग्रेस कुछ वैसा कर पाएगी? कुछ बोलना चाह रहे हैं सुमित सर? नहीं देखिए, महाराष्ट्र में हम कितनी भी बातें कर लेना, ये नंबर सब बेमानी है। ये रेखा खींची जा रही है अगले चुनावों के लिए, क्योंकि पिछले चुनाव के गणित पूरे बेमानी हो गए ना। पार्टियां टूट गई, पार्टियां बढ़ गई, इधर के उधर लोग उधर चले गए। आप कैसे इस पे कुछ कर ये देंगे? लोकसभा को, हाँ, लोकसभा की जो लाइन खींची तो 24 में खींची ना, 19 से 24 की आप तुलना नहीं कर पा रहे थे। अब आप 24 के लोकसभा से 24 की विधानसभा की जब तुलना कर रहे हैं तो वही परिपाटी लिखी जाएगी 4 महीने के बाद। मुझे उस पर भी शक है ना। उस पर कोई भी आदमी कॉन्क्रीट नहीं है। बीजेपी इसीलिए अलर्ट हुई ना। बीजेपी ने जो चुनाव की तारीखों को पास रखा, चुनाव आयोग ने 23 नवंबर, 26 नवंबर, मैं बार बार याद रखता हूँ, नहीं भूलना चाहिए। कल मेरे शो में एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे, उन्होंने भी यही कहा कि जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वो यही दिखाई दे रहा है कि 3 दिन में सरकार नहीं बनेगी और राष्ट्रपति शासन लगेगा, और उसके बाद जो अगला 1 महीना है उसमें चीजें तय होंगी कौन कहाँ जा रहा है। और दोनों तरफ से मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और बाबा ने भी लिस्ट गिनाई, 8 ही नाम बात कर रहे थे। अभी तो महायुति में भी है, वो गोपाल शेट्टी खड़े हो गए, वो छगन भुजबल का भतीजा खड़ा हो गया, है ना, उस तरफ से। तो उधर माशाना एनसी को टिकट लेना पड़ा, उससे तरफ से वहां पर उनकी सीट पर भी एक बागी खड़े हो गए आके, जो क्लेम कर रहे थे। बागी की बात ही नहीं करी। मैं कह रहा हूँ कि नाराज, नॉन 12 बागी नहीं, नाराज क्लेमेंट खड़े हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि जितने महाविकास अघाड़ी में अगर 7, 8, 10 लोग हैं तो महायुति के पाले में भी 8, 10 लोग होंगे। और ये 4 नवंबर की जो आखिरी डेट है विड्रॉल की, उसमें अगर नहीं बैठे ये तमाम लोग, तब मजा आएगा डिबेट करने में। इसीलिए हम सबको इस चर्चा को यहाँ पे ना, मैं दिवाली की शुभकामनाएं भी दे देते हैं हम सब मिलके, और दिवाली के बाद मिलेंगे 4 तारीख को, तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से बात करें। वो नवाब मलिक का इंटरव्यू टीच कर दीजिए उसका। नवाब मलिक का इंटरव्यू आप देखिए, बाबा ने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, क्योंकि आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो नवाब मलिक सुपर एक्सक्लूसिव बाबा ने अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे लाइव चला है, और आप एनडीटीवी के यूट्यूब पेज पर भी देख सकते हैं। ये जो हमारा वीडियो है जिसको हमने कल भी किया था महाराष्ट्र चुनाव पे, इसको बहुत पसंद किया गया, बहुत पसंद किया, महाराष्ट्र के सुना बहुत नेताओं ने फोन किया रात में, उनके लोगों ने देखा और फोन करके आपको बताया कि क्या कुछ आपको और बोलना चाहिए। तो जो उन्होंने कहा वो सब हमने नहीं बोला है। लेकिन इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए। पंकज झा ने, एक एक्टर है बहुत बड़े वहां पर, पंकज झा, ओटीटी में काम करते हैं, उनका फोन आया था। चलिए, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगले कड़ी में हम जब महाराष्ट्र पे जब भी बात होगी, ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा के चुनाव में जो एमवीओ को जबरदस्त जीत मिली थी, इन 3-4 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि अब हम बराबरी पे खड़े हैं। तो अगली कड़ी में इस पे चर्चा करेंगे। हरियाणा में से हो चुका है, इसीलिए हाँ, इसीलिए उम्मीद कर रहे हो। तो वो तो अगली चर्चा में निकल के आता ना, आपने आज ही रिवील कर दिया। चलिए फिर, शुक्रिया। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं बस ठीक। थैंक यू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको शुभ दीपावली, दीपावली की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली।